सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक हिंदी पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज के अध्याय 4 युगों का दौर इसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो मैंने भाग एक का अध्ययन करवाया था। चैप्टर आधा हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 का वीडियो लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस भाग 1 को समझ सकते हैं। उसके पश्चात इस 2 को आप देख करके इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, भाग 1 में हम इन बिंदुओं का अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन करेंगे भाग 2 में विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, भारत का विदेशी व्यापार, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, विकास और हास। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी जड़ें जमाई किसने? भारतीय सभ्यता ने। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। चंपा, अंगनौर, श्री विजय, भज्जापहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय सभ्यता ने अपनी जड़ें जमा रखी है। वहां जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जिन राज्यों का उदय हुआ, जो वहां के शासक थे, राजा थे, उनके नाम जो होते थे वो भारतीय थे, विशुद्ध भारतीय होते थे और संस्कृत नाम होते थे। इसका यह अर्थ नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे, इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया है। तो अगर उनका नाम भारतीय है या संस्कृत का नाम रखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो भारतीय है, नहीं, वो भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय सभ्यता में वो घुल मिल गए। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे पड़े हैं। इंडोनेशिया के जो स्थान हैं, वहाँ के जो लिटरेचर हैं और जो स्टोरीज है, गाथाएं हैं, पुरा गाथाएं हैं, वो भारतीय पुरा गाथाओं से भरे पड़े। उनके साहित्य जो है उसमें सारी भारतीय कहानियां हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। देखो, इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि दक्षिण पूर्वी एशिया पर भारतीय सभ्यता ने अपनी जड़ी जमा रखी है, किस आधार पर आप कह सकते हो, तो सारी बातें उसमें हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। कहाँ पर? बाली में। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही की गई है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेरफेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों पर आधार पर बनाए गए हैं। इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया। देखो कितनी सारी चीज़ें भारतीय सभ्यता से, इंडोनेशिया में, बाली में, फिलीपीन में, कंबोडिया में जो वर्णमाला वो दक्षिण भारत से ली गई है और संस्कृत के थोड़े शब्दों के साथ हेरफेर किया गया है। और जो उनके कानून व्यवस्था है वो मनुस्मृति से लिया गया, परंतु उसमें कुछ बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण कुछ उसमें परिवर्तन किए गए हैं और वहाँ कानून व्यवस्था में उसको लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप में प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। ठीक है, ये कह रहा है जो भारत की भव्य कला और वास्तुकला जो है उसके आधार पर अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें, मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों पर उत्कीर्ण है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई है। अंगकोरवट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। खंडर ही खंडर है, उसमें बनावटी झीलें, पोखरें, नहरें और जिनके ऊपर पुल बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर वृत्ताकार सिर पत्थर से खुदा है। यह एक आकर्षक, मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमयी कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। ठीक है, इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उसका विकास खमेर प्रतिभा ने
या कि दोनों के परस्पर मेल से अजूबा पैदा हुआ। अंगकोर को जो प्रेरणा, ये जो चीजें अंगकोर में बनी है, इनकी प्रेरणा उनको कहां से मिली? भारत से। ठीक है। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन सप्तम था, जो ठेठ भारतीय नाम है। अब देखो कंबोडिया का राजा कौन? जयवर्मन। ठीक है। ये सारी चीजें जिसमें बताई गई है, देखो जहां पर बताने लायक बात होगी वहां पर मैं बोलूंगा, जहां ऐसा कुछ लगेगा नहीं वहां पर मैं सीधा जो लाइनिंग है उसको रीड करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है। अब देखिए यहाँ कंबोडिया का जो राजा है उसका नाम क्या है? जयवर्मन। अब ये जयवर्मन ये एक संस्कृत नाम हो गया, तो ये ऐसा लग रहा है भारतीय नाम है, जो कि किसका है? कंबोडिया का। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता का प्रभाव है। ठीक है। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह से सराहना संभव नहीं है। देखो यहां बहुत बड़ी बात बोली गई है कि भारतीय जो कला है उस पर किसका प्रभाव है सबसे ज्यादा? भारतीय धर्म का, रिलीजियस फैक्टर और दर्शन, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी। ठीक है। तो अब जब तक व्यक्ति को अगर इन सब चीजों की पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है, किन चीजों की, जिनके द्वारा भारत का जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं जिन पर राज किया जाता है, जिनको समझाया जाता है, जिनको जो लोग जिन चीज़ों को मानते हैं, उनका अगर ज्ञान नहीं है तो वो इन चीज़ों को, भारत की कला, भारत के धर्म, इनको समझ भी नहीं सकता और उनका सराहना संभव नहीं, उसकी प्रशंसा भी वो नहीं करता है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है। भारतीय कला किस पर डिपेंड है? धार्मिक प्रेरणा पर। एक पारदृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज है, भले ही वह रूप या पदार्थ में आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। सौंदर्य की कल्पना, देखो कला के अंदर सौंदर्य की जो कल्पना वो किस पर है? आत्मनिष्ठ, आत्मा के ऊपर डिपेंड है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। और वो जो है आत्मा से संबंध रखने वाली है, भले आप उसका कोई भी रूप दे दे, कोई भी आकर्षक रूप उसका बना दे। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उससे सत्य के दर्शन भी करते थे। किससे? सौंदर्य से। प्राचीन भारत भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। अब भारतीय भी क्या सौंदर्य से प्रेम तो करते थे, परंतु वो जो उनकी रचनाएं होती थी, जिनको लिखते थे, उसमें क्या गहरा अर्थ, एक डीपली मीनिंग उसमें रखने का प्रयास वो करते थे। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति के सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से उम्मीद की जाती थी कि वह नेचुरल ब्यूटी जो है उसको स्थापित करे, ताकि प्रकृति और विश्व दोनों के बीच में, नेचर और वर्ल्ड के बीच में एक सामंजस्य मनुष्य स्थापित कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है। मूर्तिकला जो भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है। जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में। चीन और जापान की विशेषता कहाँ मिलेगी आपको? उसकी आर्ट में। और भारत की किस में मिलेगी? उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य कला में। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। भारतीय संगीत बहुत विकसित था, इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है। और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशिया संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। किसने? भारतीय संगीत ने। एशिया के दूसरों देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में बुद्ध की मूर्ति और चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। ठीक है। इसका निर्माण ईसवी सन आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। देखो, एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास में गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है। वेद जो थे वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी पहले तो क्या मूर्ति पूजा का विरोध था, परंतु बुद्ध की स्वयं की मूर्तियां और चित्र बाद में बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, तो इसमें क्या बताया? सारी मूर्ति पूजा, मतलब मूर्तियां जो गढ़ी हुई मूर्तियां हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। भारतीय कला अपने प्रारंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। अब भारतीय कला में स्टार्टिंग में क्या था? प्रकृतिवाद, नेचर,
नेचुरल ब्यूटी को उसमें जगह दी जाती थी, और जो किसका प्रभाव उस पर हो सकता था? चीनी प्रभाव। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारतीय कला जो उसकी हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसकी जो विभिन्न कंडीशंस है उस पर चीन का प्रभाव दिखाई देता है। 4वीं शताब्दी, ये ध्यान देना, भारतीय कला पर किसका प्रभाव है? चीनी प्रभाव। 4वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, देखो गुप्त काल, प्रश्न बन सकता है भारत का स्वर्ण युग किसे कहा गया, कौन से काल को कहा गया? तो गुप्त काल को। अजंता की गुफाएं खोदी गई, उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की है। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती। कौन सी? अजंता की गुफाएं। किस काल में बनी? गुप्त काल में। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था, और अजंता की गुफाओं पर जो भित्ति चित्र है, दीवारों पर जो चित्र बने, वो किसने बनवाए थे? बौद्ध भिक्षुओं ने। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वे खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। देखो बौद्ध भिक्षुओं ने ये चित्र बनाए, और बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं। स्त्रियों की उसमें एक तरह से स्त्रियों के प्रति विरोध भावना प्रकट की गई, परंतु उन चित्रों के अंदर स्त्रियों की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर सुंदर स्त्रियों के चित्र, राजकुमारियों के चित्र, गायिकाओं के चित्र, नर्तकियों के चित्र, बैठी और खड़ी औरतों के चित्र, श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई औरतों के चित्र। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया था। ठीक है, तो ये चित्र जो भी बने वो भिक्षुओं ने बनाए, और इतने प्रेम से इन चित्रों को बनाया जितना प्रेम से उन्होंने बुद्ध की जो प्रतिमा है, बुद्ध के जो चित्र बनाए थे। ठीक है, बुद्ध की जो शांति और उसकी गरिमा को जो चित्रित किया था, उसी प्रकार इन चित्रों को भी उन्होंने बनाया। ये देखिए यहाँ पर ये अजंता का एक चित्र दिया हुआ है। ये 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की गुफाएं, देखो अजंता हो गई, अब एलोरा की गुफाएं तैयार हुई, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। किसके बारे में बोला गया है? एलोरा की गुफाओं के बारे में। ठीक है, कि अनुमान लगाना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, और कल्पना कर भी ली होगी तो इसको रूप कैसे दिया होगा, बनाई कैसे होगी। अब ये जो है एलोरा की गुफा है ना, तो ये एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की है, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। ये एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। ठीक है, यह है महाबलीपुरम की एक इमारत। देखिए क्या चित्रकारी, पत्थरों पर गोद गोद कर कितनी अच्छी पेंटिंग इसमें की गई है, कलाकृति की गई है। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हेवेल का कहना है कि इस शत विशत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है। इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। कैसी मूर्ति है? नटराज शिव, नटराज का मतलब नृत्य करते हुए, और नृत्य करते हुए मुद्रा में है। और कैसी है? खंडित मूर्ति, शत विशत है, परंतु फिर भी वह उसकी कल्पना इतना सुंदर लग रही है कि इसकी कल्पना भी अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एप्स्टिन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। जावा में बोरीबुदुर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे परम सौंदर्य मूर्तिमान। एक जो बुद्ध का एक सिर है, उसकी मूर्ति है, उसके बारे उसकी सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है कि कैसी है। यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर आएगा भारत का, मैं लिख देता हूँ, भारत का विदेशी व्यापार। ठीक है, ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र
के देशों में तो उनका प्रभुत्व था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। किसमें? भारत का व्यापार बहुत जगह फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर तक देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता था, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईस्वी 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के लिए खास तरीके की खोज निकाले गए। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। देखो, अंग्रेजी में एक नील रंग है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिगो। और ये शब्द किससे बना? इंडिया से बना है। अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। किसका? रसायन शास्त्र का। भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना, फौलाद मतलब लोहे को ताव देना, आग देना, भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरी देशों में बड़ी कद्र थी, विशेष रूप से युद्ध के कामों में। भारतीयों को और भी बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण, दवाइयों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था। गरचे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। देखो यहाँ पर क्या बोला गया? औषधियों के लिए धातु का मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव जो रस, आप पेय, लिक्विड जिसे आप बोल सकते हैं। और भस्म बनाने लोग जानते थे, दवाइयाँ बना लेते थे। ठीक है। और शरीर रचना, शरीर विज्ञान के बारे में भी इनको जानकारी थी। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीनतम है। खगोल शास्त्र, पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी संबंधी, भूगोल संबंधी जो ज्ञान है, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था। ये ज्योग्राफी आप जिसे बोल सकते हैं, खगोल, भूगोल और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था, अब भी प्रचलित है। पंचांग कैलेंडर। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक था। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए इस खगोल शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी था। खगोल, भूगोल, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी, अंतरिक्ष वगैरह जो भी है, तारों के द्वारा मार्ग का पता करना, तो जो समुद्री यात्रा पर निकले उनको ये सब चीज़ें आवश्यक थी रास्ता पता करने के लिए। तो उनको इस खगोल शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। युद्ध में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनें मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। तो भारत इन सभी कामों में बहुत आगे था। औजार बनाना, इक्विपमेंट बनाना, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने वश में रख सका। इसीलिए कई समय तक विदेशी मंडियों को, जहां उसका सामान बिकता था, जहां से वह व्यापार करता था भारत। अब है प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। ठीक है, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र, गणित, मैथ्स। यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने के लिए फूहड़ पद्धति, रोमन और इसी तरह संख्याओं के इस्तेमाल में बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। देखो, भारतीय गणित शास्त्र की बात हो रही है, तो जो ये है आपके एल्जेब्रा, अर्थमेटिक, ठीक है, इन सब की नींव जो है वो भारत में ही पड़ी थी। और गिनती का इस्तेमाल करने में जो है वो रोमन गिनती काफ़ी समस्या थी, परंतु शून्य को मिलाकर के भारतीयों ने जो संख्याओं के लिए मनुष्य की बुद्धि है उनके लिए इसके लिए कोई बाधा नहीं, क्योंकि उनके पास शून्य था। और अंकों का जो व्यवहार है उस पर अत्यधिक प्रकाश भारतीयों ने ही डाला। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। भारत की बात हो रही है, तो भारत का जो गणित शास्त्र, मैथ्स के क्षेत्र में जो भारत का विकास था वो अन्य देशों से अधिक था। भारत में ज्यामिति, ज्योमेट्री, अंक गणित, बीज गणित,
अर्थमेटिक, अलजेब्रा का आरंभ बहुत प्राचीन काल से हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह से ज्यामितीय बीज गणित का प्रयोग किया जाता था। देखो वैदिक परंपराओं में क्या हवन वगैरह होते थे। अब हवन वगैरह होने में क्या था, तो उसमें जो हवन कुंड होता था उसकी एक निश्चित माप होता था, निश्चित उसमें अनुमान होता था उसकी आकृति बनाने के लिए। तो ये सब किस पर डिपेंड होते थे, इस पर, अलजेब्रा पर, ज्योमेट्री पर। तो ये भारत में था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में ली जाती है। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अब ज्यामिति, ज्योमेट्री वगैरह का विकास कहाँ हुआ, भारत में हुआ, परंतु और देश इससे आगे, भारत से आगे बढ़ गए। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा। जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है, वह आरंभ के लिए एक बिंदी या नुक्ते की तरह था। बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। पहले क्या शून्य जो था वो क्या था, एक ऐसे डॉट, ये डॉट, इसको आप बिंदी बोल सकते हैं, नुक्ता बोल सकते हैं, परंतु धीरे धीरे इसने क्या हुआ, एक ऐसा आकार ले लिया। ठीक है, अब इसे क्या वृत्त का रूप, वृत्त सर्किल के रूप में हो गया 0। अब इसे एक अंक मानने लगे, अंक माना जाने लगा। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दिशा के कपाट खुल गए। और जब दशमलव, शून्य को दशमलव के रूप में, जैसे आप बोलते हैं ना ये शून्य, तो इसको आप, ठीक है, तो आप इसको 110/0 ऐसे भी लिखते हैं आप। तो शून्य क्या हुआ, ये शून्य के बाद दो शब्द हैं तो 2 0 लग गए। तो शून्य क्या है, दशमलव शून्य। ठीक है, तो दशमलव विधि से जब उस शून्य को स्वीकार किया तो क्या हुआ, और आगे अधिक तेजी गति से ये अलजेब्रा, अर्थमेटिक वगैरह और तेज गति से विकास इनका होने लगा। बीज गणित पर सबसे प्राचीन गण ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर। ये देखो गणित शास्त्र के विद्वान हैं आर्यभट्ट, भास्कर का। उनके बाद ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इसमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की, 3 ग्रंथों की। अंक गणित पर उनकी पहली पुस्तक का नाम लीलावती है। किसका है, भास्कर द्वितीय का। अंक गणित पर जो पहली पुस्तक थी उसका नाम क्या है, लीलावती, जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, जो कि ये गोखले का, जो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि भास्कर द्वितीय ने जो लीलावती ग्रंथ लिखा वो मैथ्स के लिए क्यों लिखा, अजीब सा लग रहा है। तो लोग कहने लगे कि भास्कर जो है उसकी पुत्री का नाम लीलावती है, परंतु इसका कोई भी प्रूफ मिला नहीं। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृत विद्यालयों में इस लीलावती का इस्तेमाल किया जाता है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में 753-774 ईस्वी के दौरान कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी में जब ये इसका काल था खलीफा अल मंसूर का, तब काफ़ी विद्वान, भारतीय विद्वान बगदाद गए तो वहाँ पर ये पुस्तकें लेकर गए। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। और इन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से अरबी जगत को भी प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हो गए। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। बगदाद क्या था उस समय, विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्रित होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। ठीक है, मध्य एशिया में से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। भारतीय गणित का ज्ञान भी इस बगदाद का जो एरिया था अरब संस्कृति के अंदर फैलता जा रहा था। अरबी अनुवादों के माध्यम से इस बगदाद में भारत का गणित का ज्ञान फैलता जा रहा था इस क्षेत्र में। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। यूरोप ने इन गणितीय अंकों का विरोध किया, परंतु
इनके प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। इसका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है 1174 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में होता। किसका? भारतीय गणितीय अंक का, भारतीय अंकों का। अब है विकास और ह्रास। विकास डेवलपमेंट, ह्रास गिरना। विकास का अपोजिट हो गया ह्रास। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रचार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। ठीक है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार करके दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। भारत की संस्कृति दूसरे देशों में भी फैलने लगी है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। कौन सा स्वर्ण? ये पहले ही बोल चुका हूं मैं, गुप्त काल। इस युग में संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। संस्कृत साहित्य इस समय के दौरान काफ़ी विकास हुआ। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण ब्रीफ प्रकट होने, और ये जब स्वर्ण युग मतलब गुप्त काल का नाश हुआ उसके बाद से ही ह्रास के लक्षण दिखाई देने लगे। उत्तर पश्चिम में गोरे हुणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। ठीक है। इसमें बताया कि जो हुण है भाई, ये गुप्त काल के नाश होने के बाद भारतीय सभ्यता धीरे धीरे ह्रास की ओर बढ़ने लगी। फिर गोरे हुण के दल आते रहे और धीरे धीरे वे अपनी जगह बनाते रहे और यहाँ स्थित हो गए। उसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत में एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हुणों को बाहर निकाल करता है। इस लंबे संघर्ष में भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। भारत को दुर्बल बना दिया। हुणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हुणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे हुए थे। हुणों के पुराने वृत्तांत मतलब हुणों की जो पुरानी बातचीत, मतलब पुरानी उनके जो घटनाक्रम थे वह उनके बर्बर व्यवहार से बड़े बड़े थे, मतलब उनके व्यवहार को दर्शाते थे कि इनका व्यवहार बहुत बुरा है। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के लिए भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न था, और जो उन हुणों का जो व्यवहार था वो भारतीय आदर्शों से, भारतीयों से एकदम भिन्न था, अलग था। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, जो आधुनिक उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, जो गुप्त साम्राज्य की, गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी। गुप्त काल की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य केंद्र बनती है, लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कौन? उज्जैन। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कार्य करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? गुजरात का मिहिर भोज। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर है। एक साहित्यिक पुनर्जागरण होता है जिसके प्रमुख व्यक्तित्व कौन है? राजशेखर। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है, और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। देखो पहले क्या था? उज्जैनी राजधानी थी गुप्त काल में, फिर ये गुजरात का मिहिर भोज आया, कन्नौज को राजधानी बनाया, फिर पुनर्जागरण, धीरे धीरे वापस विकास होता गया और राजशेखर एक प्रमुख व्यक्तित्व बना। फिर एक और भोज आया और उसने उज्जैनी को वापस अपनी राजधानी बनाया। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह व्याकरण और कोशकार था, साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में, भेषज मतलब चिकित्सा विज्ञान, ये दवाइयाँ वगैरह जो बनाते हैं, औषध विज्ञान, वो और खगोल शास्त्र में थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। ठीक है। उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं में और किस्सों में का हिस्सा बन गया। किसका? भोज। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा।
उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति के बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए एक ऐसा अवसर दिया जो इन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। अब ये बता रहा है कि जो भीतरी कमजोरी, अब भीतरी कमजोरी आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसके कारण आक्रमणकारी जो थे वो दक्षिण में नहीं जाते थे, वो उत्तर भारत पर आक्रमण ज़्यादा करते थे और उत्तर भारत में क्या अनिश्चितता की स्थिति बनती रहती थी। तो यहाँ के जो लेखक वगैरह थे वो उत्तर भारत में लिखने के लिए या इस स्थिति से बचने के लिए दक्षिण में चले जाते थे और वहाँ के राजा इन लोगों को काफ़ी अवसर देते थे। इतने अवसर इनको मिलते थे जो दूसरी जगह इनको नहीं मिल सकते थे। गरचे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था। वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। कहाँ पर? उत्तर भारत में। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। कौन सा? बनारस। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। किसके? नालंदा के विद्वानों का। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों के अनुसार दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। ऐसा नहीं कि बौद्ध और ब्राह्मणों की शिक्षा दी जाए, दूसरे विषयों की शिक्षा भी यहाँ मिलती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैद्यक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म, पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने ही किया। भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर किसने किया? नालंदा के विद्वानों ने। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। आज का जो भागलपुर है उसके पास में विक्रमशिला और काठियावाड़ में, आज के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ के पास वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ और गुप्त साम्राज्य में, जो गुप्त काल में जो उज्जैनी उनकी राजधानी थी, वहाँ पर उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। ठीक है। जो जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला और उनकी धड़कनें मंद होने लगी हो। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। ठीक है। अब दक्षिण भी क्या है? ह्रास की स्थिति से बच नहीं रहा है। साहित्य में भवभूति आखिरी बड़ा व्यक्ति था। कौन? भवभूति। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय। साहित्य में भवभूति, लिटरेचर में भवभूति, गणित में भास्कर द्वितीय और कला में हेवेल के अनुसार 7वीं 8वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। हेवेल के अनुसार कला के क्षेत्र में भारतीय कला का महान युग कौन सा था? 7वीं से 8वीं शताब्दी से 7वीं 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का, मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में भी पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था। उपनिवेशों में बसने के लिए, ठीक है, भारत के जो उपनिवेश थे वहाँ पर बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था। लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें शिव विजय ने परास्त करके उन पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। चोलवंशी समुद्री शक्ति थे, उनको किसने परास्त किया? श्री विजय ने। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, कई सदी तक चलती रही। भारत जो अपनी जीवन शक्ति खो रहा था उसकी प्रक्रिया, इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत यह दक्षिण में पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधा कृष्ण का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। जैसे स्वतंत्रता खो दी, आक्रमण होते गए, अधिकार होते गए, वैसे वैसे भारतीय दर्शन ने भी अपनी शक्ति खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने के बाद सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है। जब आप स्वतंत्र, आप फ्री नहीं रहेंगे, आपकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, तो आपकी संस्कृति का भी नाश प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। अब ये भी फैक्ट है कि राजनीतिक जो आपकी स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम है, वो कब छिनती है?
उससे पहले भी कुछ न कुछ हास हुआ है, कुछ दुष्परिणाम आए हैं सामने, जिसके कारण आप स्वतंत्र नहीं रहे। भारत जैसा विशाल और अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उनसे आगे हो। भारत कब हार मानेगा? जब या तो भारत खुद हार मान ले, या जो आक्रमण करने वाला है भारत की युद्ध कौशल से ज़्यादा बेस्ट हो, बेटर हो। भीतरी हास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, और मुख्य कारण ये मान सकते हैं कि भारत अंदर से ही हार रहा है। हर सभ्यता के जीवन में हास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर एक नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। जितनी भी सभ्यताएं वो विकास की ओर जाती है, फिर नष्ट होती है, परंतु भारत ने अपने आप को इससे बचाए रखा हुआ है। उनमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से हमेशा ताजा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। भारतीय सभ्यता क्या है? नए संपर्कों में आती रही और अपना ताजा रूप लाती रही। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर उसके साथ गहरा संबंध बना रहा, अतीत से जुड़ा भी रहा, परंतु अतीत से भिन्न होकर नया संबंध भी बनते रहे और अतीत से जुड़ा भी रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। और भारत में हमेशा क्या, व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। सभ्यताओं के जो सभ्यता नष्ट हो जाती है उनके काफ़ी एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसका एग्जाम्पल ये भी कि यूरोप की जो प्राचीन सभ्यता किसके साथ अंत हो गई? यूरोप के पतन के साथ उसका अंत हो गया। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। अब भारतीय सभ्यता के अंत हुआ नहीं था, परंतु उनका पतन साफ दिखाई पड़ रहा था। और ये पतन क्यों हो रहा था? कट्टरपन के कारण, जाति व्यवस्था के कारण। मिलनसारी नहीं थे लोग, एक दूसरे मिलते जुलते नहीं थे, उसके कारण। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्षों तक वे अपने इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। ठीक है, स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को भी नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया, जहां हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन सिखाया गया। ये सभ्यता के अंत के इन सब चीज़ों से पतन की ओर भारतीय सभ्यता जा रही थी। ठीक है, लोग मिलनसारी नहीं थे, जाति व्यवस्था में बढ़ गया था। देश की सुरक्षा, बस काम बढ़ गए थे कि सुरक्षा क्षत्रिय करेंगे, और जो वाणिज्य व्यापार कर रहे हैं उनको नीची दृष्टि से देखा जाए, निम्न दृष्टि से देखा जाए, नीची जात वालों को कोई विकास और शिक्षा के अवसर नहीं दिए जाए। तो ये पतन के प्रमुख कारण बनते जा रहे थे। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी। उसने गुटों को शक्ति दी और उनको एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। ठीक है, सामाजिक ढांचे में भारतीय सभ्यता में अद्भुत दृढ़ता थी। भारत का जो सामाजिक ढांचा था उसमें मजबूती थी। ठीक है, परंतु ये भारत के विकास में अलग अलग गुटों को उसने शक्ति दी। जो ये सामाजिक ढांचा जो बना, उसने अलग अलग गुटों को एकजुट किया, अलग अलग गुट बन गए। ठीक है, और ये भारत के विकास में बाधा हुए। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर। अलग अलग समुदाय बन गए तो सब काम अलग समुदाय में हो रहे हैं। इस तरह खास ढंग से के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने के लिए पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। जो धंधे थे वो पुश्तैनी बन गए और नए कामों से बचने के लिए लोग पुराने कामों पर ही चल रहे हैं, पुरानी परंपराओं पर ही चल रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। और फिर उनको क्या हुआ? उनको नीचे का दर्जा दिया गया। इसी कारण हर तरफ हास हुआ। विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, सब जगह पतन की ओर अग्रसर हुआ। युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी में और उनके साथ संपर्क में, साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे, क्षेत्रवाद के भाव बढ़ने लगे। भारत की जो अखंडता थी उसकी अवधारणा वो संकुचित होती गई।
ठीक है, गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी, सामंतवाद की भावनाएं बढ़ने लगी, और इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था संकुचित होने लगी। क्षेत्रवाद की भावना बढ़ गई लोगों में, सामंतवाद की भावना बढ़ गई, गिरोहबंदी की भावना बढ़ गई। तो क्या है, भारत जो अखंड भारत कहते थे वो धीरे धीरे संकुचित होता गया, छोटा होता गया। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी। इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। अब क्या था, ये सब चीज़ें थी, परंतु फिर भी एक मजबूती थी और लचीलापन, नम्र व्यवहार भारतीयों का, इसलिए वह बचा रहा। इसलिए भारतीय संस्कृति बची रही, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका, कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। ठीक है, लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों में जगड़ी रही और बाधित होती रही। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनमें यही बोला गया है कि ये जो भारतीय अखंडता, इसको खतरा गिरोहबंदी, क्षेत्रवाद की भावनाएं, जाति व्यवस्था, इनसे है। जब जब ये चीज़ें बढ़ती जाएगी, संस्कृति का पतन निश्चित है। ठीक है, परंतु अगर अतीत के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है तो शायद अतीत के साथ संस्कृति जुड़ी रहेगी, तो शायद उसका पतन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा कि भारतीय संस्कृति को आप देख रहे हैं हजारों वर्ष से चली आ रही है, परंतु पतन होना नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि बनी है और बनी है और बनी ही रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ पर आपके भारत की खोज अध्याय 4 युगों का दौर समाप्त होता है। ठीक है।